नमस्कार साथियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस और हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो किया था रक्त परिसंचरण तंत्र। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और यहाँ से भी हर बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज के टॉपिक का जो प्रमुख नाम है, आज के टॉपिक का जो नाम है वो है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। देखो, जैसे नाम से क्लियर है, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी नाम से क्लियर है। अंतःस्रावी, अंतः का मतलब होता है अंदर की ओर, स्रावी का मतलब होता है श्रावण करना, किसी चीज का श्रावण करना, उस चीज को रिलीज करना। मतलब तो एंडोक्राइन सिस्टम वो होता है जैसे हमारे शरीर का जो हम देख सकते हैं दृश्य रूप है, वो बाह्य रूप है। हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से केमिकल लोचाज होते हैं, क्या क्या रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वो किन सब चीजों के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती हैं, किन कारणों से होती हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि अंतःस्रावी तंत्र की जो खोज है वो किसने की थी और कैसे ये कार्य करता है, क्या हॉर्मोन्स होते हैं, क्या एंजाइम्स होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ बातें। अंतःस्रावी तंत्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, अंतःस्रावी तंत्र का कार्य क्या होता है? शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण, समन्वय स्थापित करना, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? सामान्य विज्ञान। काफी क्वेश्चन देखे जाते हैं आज वाले टॉपिक से एग्जाम में। आप जब आप डिस्कस करेंगे तब आपको पता लगेगा, जब आप एग्जाम देंगे। अभी तो बस आप पढ़ते जाइए। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि इसकी जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? खोजकर्ता, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था आविष्कार और खोज में क्या फर्क होता है। आविष्कार और खोज में ये फर्क होता है कि कोई चीज पहले से एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में, अंतरिक्ष ब्रह्मांड में कोई चीज पहले से एग्जिस्ट करती हो और उसको जो मनुष्य से जो अनिभिज्ञ हो, दूर हो, परे हो, तो उसका जो इन्वेंशन, उसका जो खोज, उसको क्या बोलते हैं? खोज की। जैसे इंडिया की खोज हुई, अमेरिका की खोज हुई, जैसे, ठीक है, ऐसे इंसुलिन की खोज हुई, टीके की खोज करना। जबकि आविष्कार करना कि ब्रह्मांड में व्याप्त चीजों को तोड़ मरोड़ कर बनाना और जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती हो, वो उसका आविष्कार। जैसे रेडियो का आविष्कार, एक्स किरणों का, वाई किरणों का, ऐसे, ठीक है, ये आविष्कार होता है। जैसे प्लेन का आविष्कार, ये चीजें आप ध्यान रखना। तो एंडोक्राइन सिस्टम के जो खोजकर्ता थे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। खोजकर्ता कौन थे? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन, ठीक है, ये इसके खोजकर्ता थे। कार्य क्या होता है अंतःस्रावी तंत्र का? प्रमुख कार्य, अंतःस्रावी तंत्र का कार्य होता है शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं। जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं तो लार कैसे निकलती है, इन सब क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण, ये किसके द्वारा किया जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वय करना, ये अंतःस्रावी तंत्र का प्रमुख कार्य होता है।
प्रमुख रासायनिक घटनाएं होती हैं हमारे शरीर में, वो किस वजह से होती हैं, उन सबको कंट्रोल करना, ये किसका कार्य होता है? अंतःस्रावी तंत्र का कार्य होता है। अब देखो अंतःस्रावी तंत्र के बारे में हम एक जो सबसे ज्यादा फेमस चीज है, कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है कि मनुष्य में पाई जाने वाली कुल ग्रंथियों के प्रकार कितने होते हैं, वो बताइए। तो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कोई भी हमारे शरीर में क्रिया होती है, कोई भी रिएक्शन होता है, किस वजह से होती है वो? जैसे मान लो हमारी धीरे धीरे एज बढ़ रही है, एज बढ़ने पे बालों का, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का मोटा होना, स्तनों का विकास होना, ये किस वजह से होता है? ये ग्रंथियों द्वारा कुछ हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, संकेत भेजे जाते हैं कि आप अभी इस एज में ये कार्य होगा। तो ये किस वजह से होता है? ये हार्मोन्स की वजह से होता है। तो हार्मोन क्या होता है, ग्रंथियां क्या होता है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ग्रंथियां और हार्मोन्स शरीर के आंतरिक भाग में, वो दृश्य हम देख नहीं सकते, उनको अंदर होते हैं, इस वजह से उस तंत्र को सम्मिलित रूप से क्या बोला है? अंतःस्रावी तंत्र बोला है। अब देखो ग्रंथि की परिभाषा बताते हैं, ग्रंथियां क्या होती हैं। ग्रंथि, ग्लैंड, ग्लैंड की क्या डेफिनेशन बनेगी कि शरीर में कोशिकाओं का ऐसा समूह, मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थों का स्रावण करता है, वह ग्रंथि कहलाता है। जैसे हमारे आंख से आंसू आते हैं, जीभ से लार आती है, पसीना आता है, ठीक है, पेशाब जैसे यूरिन पेशाब आता है, तो ये किन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ग्रंथियां होती हैं। निष्कासन स्थान से लेकर, उद्गम स्थान से लेकर निष्कासन स्थान तक उस चीज को जोड़ना किसके द्वारा? ग्रंथियों के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ग्रंथि की परिभाषा क्या हो जाएगी कि शरीर में स्थित कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थ का स्रावण करता है, ग्रंथि कहलाता है। क्या? शरीर में कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थों का स्रावण करता है, तरल पदार्थों का। अब तरल पदार्थ इसमें क्या होते हैं हम ये पढ़ेंगे। ये हार्मोन भी हो सकते हैं, एंजाइम भी हो सकते हैं, पसीना भी हो सकता है, आंसू भी हो सकते हैं, दूध भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। पदार्थों का स्रावण करती हैं वह ग्रंथि कहलाती है। कौन कौन सी? जैसे अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, ठीक है, ये प्रमुख ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर में। ग्रंथि से रिलेटेड क्वेश्चन यही बनता है कि प्रमुख कुल कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है शरीर की, सबसे बड़ी ग्रंथि किसको बोलते हैं? यकृत को, लीवर को बोला जाता है। यकृत, लीवर को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको लीवर को अच्छे से पढ़ाया, डिटेल्ड पढ़ाया। आप लीवर की क्लास देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे शराबियों का सबसे ज्यादा प्रभावित अंग लीवर है, पीलिया में सबसे ज्यादा प्रभावित अंग लीवर है। और जैसे बाइल जूस पित्तरस के कार्य बताए थे, तो पित्तरस का निर्माण लीवर में होता है। और जैसे क्या बताया था, अमोनिया, यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। लीवर की पूरी एक क्लास बताई है मैंने डिटेल। और शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग भी लीवर है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग, मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा बाहरी अंग है वो है इलास्टिक प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं? त्वचा, ठीक है, इलास्टिक कोलेजन। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है मनुष्य का। जबकि ऐसा पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग वो कौन सा है? लीवर। लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 किलो, लगभग 1.5 kg। ध्यान रखना, इसका वजन 1.5 किलो होता है।
इसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा अंग आता है वो आता है मनुष्य का मस्तिष्क। उसका वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? लीवर, यकृत को बोलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? दूसरे नंबर पर आता है अग्नाशय, पेनक्रियाज। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि किसको बोलते हैं? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, पेनक्रियाज। पढ़ेंगे हमें पेनक्रियाज को डिटेल। पेनक्रियाज है। तो ग्रंथि की परिभाषा क्या हो गई यहां से कि शरीर में कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थों का स्रावण करता है। जैसे हम भावनात्मक रूप से कभी, जैसे मान लो किसी चीज का हमें दुख होता है, आप कोई बैट लेके बल्ला लेके वो टूट गया तो उसका दुख हुआ। जैसे मम्मी ननियाल गई हो तो आपको उस चीज का दुख हो रहा है, आंसू आने लग जाते हैं। तो जो तरल पदार्थ है उसका स्रावण किसके थ्रू होगा? तो हार्मोन के थ्रू, दिमाग रिलीज करेगा। माइंड को भी हम पढ़ेंगे, पर वो बाहर कैसे निकलेगा? वो निकलेगा ग्रंथियों के थ्रू। जैसे अश्रु ग्रंथि का दूसरा नाम लेक्राइमल ग्लैंड, तो हम अश्रु ग्रंथि को भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये थी ग्रंथियों के बारे में कुछ जानकारी। अब ग्रंथियों के प्रकार कितने होते हैं? ग्रंथि की परिभाषा बता दी। ग्रंथियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अंतःस्रावी, उसके बाद आती है बहिःस्रावी और विषम। ठीक है, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और विषम, ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी। एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि। तीसरी होती है विषम ग्रंथि। हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और विषम ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो, जैसे इनसे जो निकलेंगे पदार्थ, उनका श्रावण शरीर के अंदर ही होगा, वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो इनका जो श्रावण होगा वो मस्तिष्क द्वारा किया जाएगा और ये संख्या में कम होंगी। तो इनकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि ये संख्या में कम होती हैं और ये नलिका विहीन होती हैं। जैसे हो कोई भी, ये क्या होती है? ये नलिका विहीन होती हैं। इनसे जो पदार्थ निकलता है उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। इनसे निकले पदार्थ को, हार्मोन कहते हैं। हार्मोन कहते हैं। ये संख्या में कम होती हैं। ये संख्या में कम होती हैं। देखो, अंतःस्रावी जिनका श्रावण शरीर के आंतरिक भाग में होगा और जो इनसे पदार्थ निकलेगा वो शरीर के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे नाम से क्लियर है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक इसी प्रकार बाह्यस्रावी ग्रंथि, ये नलिका युक्त होती हैं। ये नलिका
युक्त होती हैं। इनका जो स्रावण होता है वो नलिकाओं के द्वारा होता है, और जो इनसे निकलने वाला पदार्थ है उसको एंजाइम कहते हैं। इनसे निकलने वाला पदार्थ एंजाइम कहलाता है। मैंने बताया था आपको लार ग्रंथियां, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज, है ना? एंजाइम कहलाता है। टाइलिन और एमाइलेज दो प्रमुख एंजाइम बताए थे मैंने आपको। तो वो एंजाइम क्या थे? नलिका युक्त ग्रंथियां, जिनमें नलिकाएं जैसे हमारे लार ग्रंथियों से निकलती हैं, ठीक है। नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं, और इनसे निकलने वाला पदार्थ वो क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। विषम ग्रंथियां ये दोनों कार्य करती हैं। इससे कभी एंजाइम की तरह कार्य होगा, कभी हॉर्मोन्स की तरह, कभी एंजाइम की तरह, कभी हॉर्मोन्स की तरह, ठीक है। तो ये दोनों होती हैं। अब इसके एग्जाम्पल लिखा देता हूं कुछ। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि। जैसे लार, अश्रु, उसके अलावा जैसे दूध आदि ग्रंथियां, आदि ग्रंथि। लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, दूध ग्रंथि ये बाह्य स्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल हैं। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के जैसे पीनियल काई, थाइमस, एड्रिनल, जैसे थाइमस जैसे, और प्यूटिट्री ग्लैंड हो जाएगी, जैसे पीनियल, और विषम ग्रंथियों के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे जैसे अंडाशय, वृषण, जैसे वृषण, अंडाशय, शुक्राणु, अग्नाशय। ये विषम ग्रंथियों के एग्जाम्पल है। तो ये ग्रंथियों के प्रमुख प्रकार हैं, 3 प्रकार: अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्य स्रावी ग्रंथियां और विषम ग्रंथियां। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपके? अब देखो, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली प्रमुख ग्रंथियों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं कि कौन सी ग्रंथि कहां पाई जाती है, संख्या में कितनी होती है। कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है। ग्रंथि की परिभाषा क्लियर हो गई। अब आपको आगे हार्मोन की परिभाषा भी बताई जाएगी। एंजाइम को मैंने पहले बताया था आपको, जब लास्ट क्लासेज में मैंने आपको एंजाइम डिटेल में पढ़ाया कि एंजाइम कैसे कार्य करते हैं, कौन सा एंजाइम पहला था, विश्व में प्रथम एंजाइम कौन सा था, किसने एंजाइम की खोज की थी, कोह ने, बुनकर ने सबसे पहले इनके बारे में बताया था। प्रथम क्रिस्टलीकृत एंजाइम कौन सा था, और सबसे ज्यादा एंजाइम कौन सा पाया जाता है, सबके बारे में पहले बताया है। आप एंजाइम की क्लास देख लेना। कहां कहां पाई जाती हैं ग्रंथियां मनुष्य के शरीर में? ये देखो मनुष्य का चित्र है। ये अग्रभाग हो जाएगा, ये पश्च भाग हो जाएगा, ठीक है। ये मस्तिष्क का अग्रभाग है। ज्यादा सुंदर बन गया है। ये ठीक है। देखो यहां पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। संख्या में कितनी होती है? 1 पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को हम डिटेल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। 9 प्रकार के हॉर्मोन्स रिलीज करती है अकेली ग्रंथि।
मास्टर ग्रंथि क्यों बोला जाता है? क्योंकि 4 माइनर ग्रंथियां हैं, ओटीएटी, ओवेरी, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि, उनको ये कंट्रोल करती है, इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। इसके अलावा यहां पाई जाती है पीनियल ग्रंथि, जैविक ग्रंथि जिसको बोला जाता है पीनियल ग्रंथि। इसके बाद यहां पाई जाती है गले में एक थाइमस, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये संख्या में 1 होती है। इसके जस्ट ऐसे चारों ओर 1 2 3 4 ये होती है दूसरी जो पैराथायराइड ग्रंथि बोलते हैं इसको, पैराथायराइड ग्रंथि। ये संख्या में कितनी होती है? 4। इसके बाद यहां पाई जाती है थाइमस, यहां इस जगह सीने में थाइमस, थाइमस के जस्ट नीचे अग्नाशय, जिसको पेनक्रियाज बोला जाता है, अग्नाशय, ये भी 1 होती है, थाइमस भी 1 होती है, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगी आपकी यहां पे किडनी, रीनल, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल। इसको एड्रिनल ही क्यों बोला जाता है ये भी आपको बताया जाएगा। ये संख्या में 2 होती हैं, एक इधर और एक इधर, एड्रिनल ग्रंथि। उसके बाद में ये 2 डिम्ब आकार की ओवेरी, और नीचे मनुष्य में पाए जाते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये संख्या में 2 होती हैं, कौन सी? ओवेरी, और ये टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस। ये प्रमुख ग्रंथियां हैं। देखो, पीनियल प्यूस, थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, उसके बाद पेनक्रियाज, अग्नाशय इधर होता है, अमाशय के जस्ट नीचे। उसके बाद एड्रिनल के बाद में ओवेरी, ओवेरी के बाद में टेस्टिस। ये प्रमुख 9 ग्रंथियां हैं मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं, ठीक है। अब इनको हम चुन चुन के पढ़ेंगे, अकेले हर ग्रंथि को अलग पढ़ेंगे, ठीक है। ओवेरी प्लस टेस्टोस्टेरोन जो ग्रंथि है, इसको गोनेड्स, सम्मिलित रूप से गोनेड्स भी बोला जाता है। और गोनेड्स हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे हमारे हार्मोन, जब आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से हार्मोन कैसे कैसे निकलते हैं, तब बताऊंगा कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स किसको बोलते हैं, कैसे रिलीज होते हैं। सोमा एक इंटरनेशनल वर्ड है, आप ध्यान रखना, सोमा होता है बॉडी के लिए। जैसे देखो क्रोमोसोम, मैंने आपको बताया पहले, क्रोमोसोम, क्रोमो किसके लिए वर्ड, अंतरराष्ट्रीय वर्ड है, रंग के लिए, क्रोमो। क्रोनो किसके लिए अंतरराष्ट्रीय शब्द है? समय के लिए, जैसे आप पढ़ते हो क्रोनोलॉजी, है ना। ऐसे क्रोमो किसके लिए? रंग के लिए। जैसे क्रोम आपके फोन में यूज करते हो तो उसमें बहुत सारे रंग, अलग अलग रंग दिखते हैं ना, तो क्रोमो का अर्थ होता है पिगमेंट होते हैं, रंगों का निर्धारण क्रोमोलॉजी, रंगों का अध्ययन क्रोमोलॉजी। और सोमा का अर्थ होता है बॉडी, तो क्रोमोसोम से क्या होता है? बॉडी का निर्माण होता है। तो ऐसे सोमेटो किसको बोलते हैं? सोमेटो बॉडी को बोला जाता है, ध्यान रखना। सोमा किसको बोलते हैं? बॉडी। और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जो शरीर में हार्मोन रिलीज होते हैं, सम्मिलित रूप से उनको गोनेड्स बोला जाता है। ध्यान रखना कि गोनेड्स क्या होते हैं? ओवेरी और टेस्टिस, इनको सम्मिलित रूप से गोनेड्स बोलते हैं, ठीक है। आप तो बस इतनी बात याद रखना, आपको ज्यादा नहीं समझ में। ओवेरी प्लस टेस्टोस्टेरोन दोनों हार्मोन्स होते हैं, उनको सम्मिलित रूप से गोनेड्स बोला जाता है, ठीक है। जनन ग्रंथियां, गोनेड्स। अब देखो हम पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन कैसे होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कई बार एकदम से आपके कुत्ता पीछे पड़ गया तो हृदय ज्यादा धड़कने लगता है, डर लगता है, भगते हो। कई बार आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं। कई बार आपको किसी ने 500-1000 रुपए दे दिए तो आपको खुशी होती है, अजीब सी खुशी। तो ये क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है? कई बार आपको ज्यादा एकदम से डर लगने लग जाता है, कई बार ज्यादा शरीर में नॉर्मल
ठंड नहीं पड़ रही है फिर भी आपको ज्यादा ठंड लगने लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखो, हार्मोन जैसे हमारा शरीर है, अब आपने कभी सोचा है कि हम खाना खाते हैं, वही 4-5 रोटियां रेगुलर खाते रहते हैं, तो एक निश्चित समय के बाद हमारा शरीर निश्चित हाइट तक बढ़ता है, उसके बाद रुक क्यों जाता है? जैसे हमारे हाथ अंगुलियां छोटी होती हैं, फिर एक निश्चित समय तक ही बढ़ती हैं, निश्चित लंबाई तक ही बढ़ती हैं, उसके बाद रुक क्यों जाती है? हमारे बाल एक लिमिटेड लेंथ तक ही बढ़ते हैं, उसके बाद क्यों रुक जाते हैं? हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ बाल आते हैं? जैसे हथेलियों पे नहीं होते हैं, जीभ पे नहीं होते हैं, नीचे पाँव में नहीं होते हैं, और हर जगह जैसे बाल होते हैं। तो इनका कब एक्सक्लूजन होगा? जब मतलब हमारे शरीर में कब स्तनों का विकास होगा, कब हमारी आवाज मोटी होगी, और कब हम जैसे दाढ़ी मूछें आने लगेंगी? ऐसा क्यों होता है? ये सब किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल? इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? हार्मोन होते हैं। हमारे शरीर में मस्तिष्क में जैसे एक पीनियल ग्लैंड होती है, उससे 9 हार्मोन निकलते हैं, तो उनके अभी हम कार्य पढ़ेंगे अलग अलग। उससे पहले हम हार्मोन के बारे में, कि हार्मोन का कार्य क्या होता है। हार्मोन का प्रमुख कार्य होता है किसी चीज को स्टिमुलेट करना, उद्दीपन करना, जैसे कोई कहीं किसी कार्य का प्रारंभ करना। ठीक है, कोई भी, जैसे मान लो कोई मनुष्य है, कोई लड़का है, वो 18-15 साल का हो गया, तो मनुष्य की मस्तिष्क कोशिकाओं से ऐसी सूचनाएं जाती हैं गाल की कोशिकाओं के पास कि शरीर के इसके दाढ़ी मूछें उगाओ। तो वो सूचना किसके थ्रू जाती है? हॉर्मोन्स के थ्रू जाती है। मैंने आपको बताया कि ग्रंथियां, जिनके अंदर क्या होता है, जो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, उनसे जो हार्मोन निकलता है, उनसे जो पदार्थ निकलता है, उसको हार्मोन बोलते हैं। तो मस्तिष्क से रक्त में घुलकर ऐसा पदार्थ का स्रावन होता है कि हमारे बालों का विकास होने लग जाता है, स्तनों का विकास होने लग जाता है, आवाज भारी होने लग जाती है। और वो तो हार्मोन के बारे में, इसका प्रमुख, इसकी खोज किसने की थी सबसे पहले? बेलिस तथा स्टार्लिंग नामक 2 वैज्ञानिक थे, खोजकर्ता। कई बार पूछा गया एग्जाम में, खोजकर्ता। हार्मोन के खोजकर्ता कौन थे? बेलिस तथा स्टार्लिंग। स्टार्लिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, बेलिस तथा स्टार्लिंग ने हार्मोन की खोज की थी। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है हार्मोन्स का? कार्य होता है उद्दीप्तन करना, किसी भी चीज को स्टार्ट करना, टू स्टिमुलेट समथिंग। उद्दीप्तन, उद्दीप्त करना। हार्मोन होते क्या हैं? यह रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। यह रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। इसके बाद में यह अपना प्रभाव, यह अपना प्रभाव दूर अंगों तक दिखाते हैं, दूर अंगों में दिखाते हैं। यह क्रिया के पश्चात स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, पश्चात नष्ट हो जाते हैं, पश्चात नष्ट हो जाते हैं। तथा ये किन सब चीजों से मिलकर बनते हैं? ये रासायनिक रूप से, ये आगे लिख दूंगा। देखो, हार्मोन से रिलेटेड कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट आते हैं।
कि हार्मोन क्या होते हैं, रासायनिक संदेशवाहक हैं, भौतिक संदेशवाहक हैं। ये जहां से रिलीज होते हैं उसी स्थान पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये क्रिया के बाद भी यथास्थिति में बने रहते हैं। तो निम्न में से गलत कथनों को छांटिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, जैसे हार्मोन जहां, जैसे मस्तिष्क से कोई हार्मोन रिलीज हुआ, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हुआ, उसको क्या बोलते हैं, दूध का हार्मोन बोलते हैं। क्योंकि जब लेडी की प्रेगनेंसी होती है उसके बाद में जनन कोशिकाओं से हार्मोन रिलीज होते हैं, वो बोलते हैं कि स्तन कोशिकाओं से कि दूध का निष्कासन करो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, स्तन कोशिकाओं के पास जाते हैं और दुग्ध रिलीज करने के लिए इंफॉर्मेशन जारी करते हैं, और फिर जैसे दूध निष्कासित होने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, अपना प्रभाव दो रंगों में दिखाते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। ठीक है, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, किसी भी चीज को उद्दीपन करना। अब देखो ये किस चीजों से मिलकर बने होते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखना है। रासायनिक रूप से अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल तथा प्रोटीन व पेप्टाइड के बने होते हैं। ये लाइन और ध्यान रखना, ये रासायनिक रूप से वसीय अम्ल, प्रोटीन तथा अमीनो अम्लों से बने होते हैं, अमीनो अम्लों से बनते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स के प्रमुख कार्य हैं। अब देखो कौन कौन से हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं, ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज हमने स्टार्ट किया है एंडोक्राइन सिस्टम, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में यहाँ से। तो आप बने रहिए रीडर्स परिवार के साथ, और ज्यादा से ज्यादा हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गुड डे।